इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। और जैसे ही यह एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया जाता है तो वह बॉडी अपनी पहले वाली स्थिति में या पहले वाले आकार में पहुंच जाती है। इस प्रकार बॉडी के मटेरियल की यह एक स्पेशल प्रॉपर्टी, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर वह पहले वाली स्थिति में पहुंच जाती है, इसी प्रॉपर्टी को, मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है या डिस्प्लेसमेंट जो है हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट होने से बॉडी में एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है। यह जो फोर्स है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का विरोध करता है। इसकी वैल्यू जो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल और अपोजिट होती है और एक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। प्रतिबल, स्ट्रेस। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसकी शेप में कुछ चेंज होता है और जैसे ये एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई किया गया है, इस फोर्स के कारण बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वहाँ इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो गया है बॉडी के अंदर, इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो बॉडी के अंदर यूनिट एरिया में जितना रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसे प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। और जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसकी वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके इक्वल होती है। और जो प्रतिबल होता है वो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रतिबल कहलाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्रतिबल है या जो स्ट्रेस है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। यहाँ फोर्स जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन इस रेस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो ही स्ट्रेस के इक्वल होता है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। इस प्रकार प्रतिबल की जो वैल्यू है वो फोर्स बाय एरिया हो गई और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो किसी वायर के लिए, जैसे कोई वायर है, आपने उसके लंबाई के अनुदिश उस पर फोर्स अप्लाई किया है अलोंग द वायर या अलोंग द लेंथ आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो इस सिचुएशन में इसकी लंबाई में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। और इस वायर का मान लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जो है वो ए है। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो यहाँ पर स्ट्रेस होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी फोर्स बाय एरिया।
और यदि क्रॉस सेक्शन जो वायर का पाई आर स्क्वायर के इक्वल है तो इसको फोर्स बाई पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। यदि इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो किसी वायर के लिए जब उस पर फोर्स उसकी लेंथ के अलोंग लगाया जाएगा तो उस सिचुएशन में जो उस बॉडी में चेंज होगा और जो बॉडी के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर, उसे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। सेकंड, नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल। जब किसी ऑब्जेक्ट पर उसकी जो सरफेस है, जैसे ये एक क्यूब या क्यूबॉइड है, एक घन या घनाभ है, और इसकी जो ऊपरी सतह है उस पर एक फोर्स अप्लाई किया और ये एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये है फोर्स जो यूनिट एरिया में हमने कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, वही जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। यहाँ पर इसको प्रेशर भी कह सकते हैं क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर के इक्वल होता है। बट इस बॉडी के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो फोर्स बाई एरिया के इक्वल होगा और ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। इस स्ट्रेस के कारण जैसे यहाँ पर हमने फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है तो बॉडी की शेप जो है उसकी पहले के कंपैरिजन में या इसका वॉल्यूम जो है वो पहले की कंपैरिजन में कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इस प्रकार की जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको कंप्रेसिव संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इस सिचुएशन में जो है वो आयतन में कमी होगी, वॉल्यूम में कमी होगी, आयतन कम हो जाएगा इस बॉडी का। और दूसरा हो जाएगा टेंसाइल तनन प्रतिबल। यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा दें हम ऐसे, तो अब इस सिचुएशन में जो है वो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और यदि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर उस सिचुएशन में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। तीसरा प्रकार है टेंजेंशियल या शियर, जिसे अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। जब किसी बॉडी पर उसकी सरफेस के अलोंग ही फोर्स अप्लाई करें, जैसे ये सतह पर हम स्पर्शी बल अप्लाई कर दिया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जब इस फोर्स के कारण जो है इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी, ए पॉइंट ए डैश तक, बी पॉइंट बी डैश और सी सी डैश और डी डी डैश तक शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें एफ जी एच ई ये जो सरफेस है ये फिक्स है, नीचे वाला जो सरफेस है या धरातल जो है वो फिक्स है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी के अंदर। इस प्रकार जब एक किसी सतह पर स्पर्शी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसकी जो शेप है उसमें चेंज हो जाता है या एंगुलर शिफ्ट हो जाता है, तो बॉडी के भीतर यूनिट एरिया में या उस सरफेस में यूनिट एरिया में जितना रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसे ही टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो इस प्रकार स्पर्शी प्रतिबल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी फोर्स बाई एरिया। एरिया जो है वो ए बी सी डी जो प्लेन है उसका एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है नॉर्मल और तीसरा होता है टेंजेंशियल। या पहला जो प्रतिबल है उसे अनुदैर्ध्य, दूसरे को अभिलंब और तीसरे को स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। विकृति या स्ट्रेन। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, बाह्य
विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो जो आकृति में परिवर्तन हुआ, चेंज इन शेप, और जो ओरिजिनल शेप है, उन दोनों का जो अनुपात है वह अनुपात ही विकृति कहलाता है। मतलब आकार में परिवर्तन कितना हुआ है, और जो प्रारंभिक आकार है, उन दोनों का जो अनुपात है वो विकृति कहलाता है। और क्योंकि यहाँ सेम ही यूनिट है, जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विमाहीन क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल, या अनुदैर्ध्य विकृति। जब फोर्स तार की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये एक कोई वायर है, इसकी लंबाई L है और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया ऐसे, और इसकी लंबाई में चेंज हो गया, और मान लो इसकी लंबाई जो है वो अब चेंज होकर यहाँ तक हो गया है, ये नई पोजीशन, और ये जो चेंज हुआ लंबाई में वो डेल्टा L का हो गया। ये फोर्स F अप्लाई किया गया है। तो फोर्स F के कारण जो लंबाई में चेंज हो गया वो तो हो गया डेल्टा L, और जो इनिशियल लंबाई थी वो L थी, इसे ही जो है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जैसे इस वायर को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें हम, मान लो ये वायर है हमारे पास में, और यदि अब हम इस पर फोर्स अप्लाई करें, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स अप्लाई करने से वायर की लंबाई में जो चेंज होगा या बढ़ोतरी होगी, तो ज़रूरी है कि उस सिचुएशन में जो है वो इसकी जो मोटाई है या डायमीटर है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जैसे मान लो ये लेंथ पहले L थी और अब ये जो है वो चेंज जो है वो डेल्टा L हो गया, तो ये तो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल विकृति, जिसे अल्फा कहते हैं। और फिर इसमें एक दूसरा पार्ट और हो जाता है, वो हो जाता है लैटरल स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति। तो यह डायमीटर में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर जो है, उन दोनों के रेशो के इक्वल होता है। तो अब जैसे मान लो पहले उसका जो डायमीटर है वो D था, और अब जो डायमीटर है वो पहले से कम हो गया है, और ये डायमीटर मान लो D माइनस डेल्टा D हो गया है। ये वैल्यू तो पहले D थी, अब D माइनस डेल्टा D डायमीटर रह गया है, तो फिर जो डायमीटर में चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा D के इक्वल, और जो इनिशियल जो डायमीटर था वो D था। इन दोनों का जो रेशो है वो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है, और इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार जो यह विकृति है ये 2 प्रकार की हो गई, एक लॉन्गिट्यूडनल विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति जिसे अल्फा कहते हैं, और दूसरी तार की मोटाई में जो कमी हो गई उसके लिए जो है वो लेटरल है या अनुप्रस्थ विकृति है। अनुप्रस्थ विकृति बीटा को हम डेल्टा D/D कहते हैं।
अल्फ़ा और बीटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों का जो रेशो है वो पवासों रेशो कहलाता है। तो पवासों निष्पत्ति को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बीटा बाई अल्फ़ा के इक्वल होता है। मीन्स अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को जो है वो पवासों निष्पत्ति कहते हैं। तो विकृति का पहला भाग जो है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल विकृति। विकृति का जो दूसरा भाग है वो है आयतन विकृति। और वॉल्यूम स्ट्रेन। जब नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो नॉर्मल स्ट्रेस की सिचुएशन में उसके जो है आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो आयतन में परिवर्तन है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। आयतन में परिवर्तन और जो प्रारंभिक आयतन है इन दोनों का जो अनुपात है वो V बाई कैपिटल V कह सकते हैं और वो आयतन विकृति के इक्वल होता है। ये दूसरी प्रकार की विकृति हो गई। तीसरी जो विकृति होती है थर्ड, वो कहलाती है शियर या टेंजेंशियल या फिर स्पर्शी या अपरूपण विकृति। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मेज़र की जाती है फाई, जो ये फाई है। जब हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर तो इसकी शेप में चेंज हो जाता है डायग्राम में जैसे दिखाया गया है। और जब ये स्पर्शीय फोर्स F लगाया उसकी वजह से जो शेप में चेंज हुआ तो उसका मेजरमेंट इस प्रकार से होता है कि ये जो AB या CD जो लाइन है वो अब नई जो शेप में पहुंच गई और उस सिचुएशन में A डैश B डैश या C डैश D डैश सिचुएशन हो गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो ये डेल्टा x है और AF जो लंबाई है उसकी भुजा की जो लंबाई है या जो साइड की जो डायमेंशन है वो L है। तो फाई जो है वो डेल्टा x बाई L के इक्वल होती है और इसे स्पर्शी या अपरूपण विकृति कहते हैं। हुक का नियम। हुक के नियम के अनुसार जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। हुक का नियम जो है वो प्रत्यास्थता की सीमा या इलास्टिक लिमिट तक ही जो है वो प्रभावी है या एप्लीकेबल है। यहाँ प्रत्यास्थता की सीमा से तात्पर्य यह है कि जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल लगाया जाता है तो बॉडी में अधिकतम कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, उस अधिकतम रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी स्ट्रेस की जो लिमिट है उसी लिमिट को जो है वो प्रत्यास्थता की लिमिट कहते हैं। जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन होगा। यहाँ E जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे प्रत्यास्थता गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये भी अब 3 प्रकार का होगा क्योंकि यहाँ जो स्ट्रेस है वो भी 3 प्रकार का है और उसी स्ट्रेस जो बिलोंगिंग स्ट्रेन है वो भी 3 प्रकार का है। तो इसमें 3 प्रकार का जो है वो प्रत्यास्थता गुणांक होंगे। पहला होगा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक,
दूसरा जो है वो आयतनिक प्रत्यास्थता गुणांक होगा, और थर्ड जो है वो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा कहलाएगा। इस प्रकार 3 प्रकार के जो है वो प्रत्यास्थता गुणांक होंगे। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, फिर दूसरा जो है वो आयतन से संबंधित है, और तीसरा जो है वो अपरूपण विकृति से संबंधित है। इस प्रकार 3 प्रकार के जो है वो प्रत्यास्थता गुणांक होंगे।